हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हो जाओ बच्चों तैयार पढ़ने के लिए एकदम। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर अवकलन की अनुप्रयोग मानी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे। हमने अवकलन सीखा है, अवकलन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे आज ये सीखने वाले हैं। बहुत ही खास चैप्टर है। इस चैप्टर से कुल 8 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फायदे वाली बात यह है कि इसमें पहले 5 टॉपिक हुआ करते थे, 5 एक्सरसाइज थी, इसके साथ में एक विविध प्रश्नावली थी। तो विविध प्रश्नावली आज भी है, लेकिन 2 टॉपिक पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं। केवल और केवल 3 टॉपिक पढ़ना है आपको। वो कौन कौन से टॉपिक हैं आइए बता देते हैं। यहां पर पहला टॉपिक है हमारा राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर। दूसरा टॉपिक हमारा है जिसको कहते हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा है सबसे महत्वपूर्ण उच्चतम और निम्नतम। उच्चतम तथा निम्नतम, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो बच्चों यहां से उच्चतम और निम्नतम, ठीक है। तो यहां से कुल 3 टॉपिक आज आपको अब पढ़ने हैं, है ना। आज तो खैर एक ही पढ़ना है, मतलब कुल मिला के 3 टॉपिक पढ़ना है। और इन तीनों टॉपिकों को मिलाकर के कुल 8 से 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि आपने जो अवकलन सीखे हैं उन अवकलनों का प्रयोग करते हुए किसी राशि में परिवर्तन कैसे होता है, किसी राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, वो भी हम अवकलन के प्रयोग से, ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान फलन, जैसे फलन हमारा दिया जाता है तो वर्धमान कब होता है, ह्रासमान कब होता है, ये भी हम अवकलन के प्रयोग से सीखेंगे। उच्चतम तथा निम्नतम, फलन का उच्चतम मान, फलन का निम्नतम मान, फलन का जो उच्चतम बिंदु है वो फलन का निम्नतम बिंदु है, ये सब कुछ बातें हम यहां पर सीखेंगे। कुल मिला के 3 टॉपिक हम यहां पर सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं, राशियों में परिवर्तन की दर हम यहां पर पहले मेजर करेंगे अवकलन के प्रयोग से, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो और जल्दी से आप लोग एकदम कलम कॉपी तैयार कर लो, बढ़िया से सब नोट्स बनाना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमें क्या पढ़ना है, राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर। तो राशियों में परिवर्तन की दर से मतलब क्या है बच्चों? जैसे हम आपसे कहें कि ds ओवर dt लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? ds मानी डिस्टेंस, मतलब दूरी से मतलब है दूरी समय के सापेक्ष बदल रही है। दूरी समय के सापेक्ष बदल रही है। यहां पर ds ओवर dt का क्या मतलब है? मतलब यहां पर कह सकते हैं दूरी t मानी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में, s मानी दूरी जो है वो समय के रिस्पेक्ट में बदल रही है। ds ओवर dt का मतलब ये है, ठीक है। यहां पर लिख लो दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये ds ओवर dt का मतलब है। अगर कभी कोई दूसरी क्वांटिटी ऐसे लिख दें dy ओवर dx, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है y में परिवर्तन x के सापेक्ष, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, इसका मतलब ये है, ठीक है। y में परिवर्तन x के सापेक्ष, मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि अगर एक चीज में चेंज किया जाए तो दूसरी चीज चेंज हो जाए। हम बात ये करें कि जैसे जैसे हम समय को बढ़ाते जाएं तो दूरी हमारी ये तो बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। मान लो थोड़ी देर के लिए हम कहीं दूरी पर हैं, 100 किलोमीटर दूरी पर हैं और हम उस दूरी पर पहुंचना चाह रहे, उस बिंदु पर पहुंचना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा समय निकलेगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जितना समय ज्यादा लगेगा उतने ही हम दूरी नजदीक पहुंचते जाएंगे, उतनी दूरी हम कम कर हो पाएगी, हमारी ये दूरी में कमी हो जाएगी। समय बढ़ेगा, दूरी में कमी हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला के एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट सकती है।
तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो मेजर किया जाता है dy ओवर dx। का मतलब है कि y में परिवर्तन x के सापेक्ष, x में परिवर्तन करें तब y में परिवर्तन हो जाए, तो इसको हम यहाँ पर dy ओवर dx से डिनोट करेंगे। बहुत सी चीजें हम यहाँ पर परिवर्तन काय में यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे मान लो एक कोई हमारी वृत्त है, एक कोई वृत्त है, उसमें अगर हम त्रिज्या को बढ़ा दें, जैसे हम वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा? त्रिज्या बढ़ाने पर वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई गोलाकार गुब्बारा है और उस गुब्बारे में हम हवा भर दें, गुब्बारे में हवा भर दें, तो जैसे जैसे हवा उसमें भरेंगे तो हवा भरने से क्या होगा? गुब्बारे का आयतन बढ़ जाएगा। गुब्बारे का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब गुब्बारे की त्रिज्या बढ़ जाएगी। जैसे जैसे जिस क्षण हम हवा भरते जाएंगे तो वहां पर क्या हो रहा है? आयतन में परिवर्तन हो रहा है। काय के मेजर में हो रहा है, यहां पर कह सकते हैं मेजर काय में हो रहा है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है प्रति क्षण उसमें हवा ज्यादा हो रही है, मतलब उसका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है कि नहीं? तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका आयतन बढ़ सकता है, या फिर ऐसा भी कभी हो सकता है कि जैसे जैसे उसकी त्रिज्या बढ़ाते जाएं तो त्रिज्या के रिस्पेक्ट में भी आयतन बढ़ेगा, है ना। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को यहां पर हल करना है। ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं घन का आयतन, घन की भुजा में बढ़ोतरी कर दिया तो घन का आयतन बढ़ जाएगा, घन का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे जैसे भुजा को बढ़ाएंगे क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाएगा। तो हम ये कहें आपसे कि अगर x के मान में परिवर्तन करने से y का मान बढ़ जाता है तो dy ओवर dx का मान धनात्मक होता है। इसको भी आपको याद रखना है। यदि x का मान बढ़ाएं तो y का मान बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से जो dy ओवर dx आएगा वो क्या आ जाएगा? प्लस का आएगा। और यदि x का मान बढ़ाएं तो फिर y का मान अगर घट जाए तो dy ओवर dx का मान ऋणात्मक आएगा। तो इतनी बात भी आपको याद रखनी है कि अगर इस क्वांटिटी में कमी आ रही है, इसका मतलब ये dy ओवर dx ऋण का आएगा। और यहां पर अगर इस क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है तो dy ओवर dx का मान प्लस होता है। इसको भी आपको मेजर करना पड़े, कहीं कहीं यूज करेंगे इस चीज को हम। तो बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा बेसिक हमें समझाने वाली बात नहीं है, केवल और केवल जिनमें हमें परिवर्तन सीखना है कि किन किन राशियों में परिवर्तन, यहां पर किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे, उनको पहले हम यहां पर समझ लेते हैं। देखो उनको हम याद कर लेते हैं। हालांकि ये सब कुछ जो फॉर्मूले हैं वो आपने क्लास 10वीं में पढ़े। जैसे हम आपसे कहें कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने बिल्कुल पढ़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहां पर एक बार लिख देते हैं, इनकी हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर उसकी क्या है? त्रिज्या है। अच्छा भाई वृत्त की परिधि कितनी होती है? तो ये भी बच्चों याद रखना पड़ेगा कि वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि कहें या उसकी परिमाप कहें, वृत्त की परिधि या वृत्त की परिमाप हमेशा आपको याद रखना है 2 पाई आर होता है, जहां आर उसकी त्रिज्या है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ सकती है घन क्या होता है बच्चों? घन का आयतन बताओ क्या होता है? घन के आयतन में परिवर्तन की दर पूछी जा सकती है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। अगर घन की भुजा ए है तो उसका आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, कोर का क्यूब। कोर भी कह सकते हैं, भुजा भी कह सकते हैं। तो घन का आयतन होता है कोर का क्यूब। ठीक है। इसके बाद यहां पर और कुछ बातें, जैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछे जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको याद रखना है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। 6a स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इनकी हमें जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद घनाभ की बात कर लें तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो बच्चों यहां पर अलग अलग तीनों भुजाएं होती हैं, L, B, H होती है, तो तीनों का आपस में गुणनफल ये घन का आयतन होता है, L इंटू B इंटू H होता है। इसके बाद घनाभ के आयतन के बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको भी आपको याद रखना है, ये होता है अंडर रूट, ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक है ना, अंडर रूट में नहीं होता है, गलत हो जाता।
तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल होता है, जहां एल बी एच आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयां हैं। ठीक है, इसके बाद घन के बाद बच्चों जरूरत पड़ सकती है हमें, घन के बाद जरूरत पड़ सकती है बेलन की। बेलन के आयतन का भी हमें यूज करना पड़ सकता है। यहां पर लिख लो भाई, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का जो आयतन होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर बेलन की त्रिज्या है, एच उसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको भी आपको याद रखना है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी याद रखिएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब दोनों तलियों के क्षेत्रफल को और जोड़ना पड़ेगा। यहां पर कह सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया जाए और 2 पाई आर कॉमन ले लें तो फिर एच प्लस आर ये बचता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये काहे का है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसके बाद बात कर रहे हैं, बेलन के बाद शंकु की बात कर लें। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन दोनों बातें यहां पर लिख लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का तिहाई होता है। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, शंकु का जो आयतन होता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका जो वक्रपृष्ठ होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ कहें या वक्रपृष्ठ कहें या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल होता है। एल मानी त्रिज्या ऊंचाई है, आर मानी उसका रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, इनकी सबकी हमें जरूरत पड़ेगी, सबकी। हालांकि ये सब कुछ नया नहीं है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, शंकु के बाद बच्चों बात करते हैं यहां पर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। चलो और आगे बढ़ाते हैं, लिख देते हैं एक बार। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें वक्र पृष्ठ में पाई आर मतलब तली का क्षेत्रफल और जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इसमें और जोड़ दें और कॉमन ले लें पाई आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। इसके बाद अब गोले की बात कर लो बच्चों। गोला क्या होता है, देखो ध्यान दें, 13वां ये हो गया। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन इसको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत ढेर सारे इसके प्रश्न हैं यहां पर। इसके बाद 14वां है हमारा गोले का आयतन। अगर आधे गोले का पूछा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे हम 2/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे, आधा गोला का हो जाएगा। ये पूरे गोले का आयतन है। आधे गोले का आयतन कितना होता है, यहां लिख लेते हैं। अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो 15वां प्रश्न की भी जरूरत पड़ेगी, क्या 15वां आप क्या कहते हैं भाई, गोले का आयतन हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और लिख लेते हैं, है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्या लिखो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बस मेरे ख्याल से अगर आधे का पूछा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो एक तली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और जोड़ेंगे, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अर्ध गोले का। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, इतने ही कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनकी मदद से हम इस पहले वाले टॉपिक मतलब राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। इतने हमारे टॉपिक हैं, इन पर आधारित ये हमारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक एक करके पहले उदाहरण करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चलिए यहां पर पहले हम जो 6.1 एक्सरसाइज है हमारी, उससे पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं पहले उन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे। चलो भाई देखते हैं। देखो एक्सरसाइज जो हमारी है, आ जाओ भाई। ये हमारे पास पहले जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनको पहले देखेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज हमारी 6.1 है, इसके उदाहरण, इसके क्या हैं ये उदाहरण हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। उदाहरण पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला यहां पर प्रश्न हमारे पास इस तरीके से लिखता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्या कहता है? वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या r है भाई, ठीक ऐसा दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं ना, एरिया कहते हैं, इसलिए ए से इसको डिनोट कर लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको लिखाया भी है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरीके से लिखेंगे डीए ओवर डीआर। इस डीए ओवर डीआर का मतलब है कि एरिया में परिवर्तन काई के रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको हम डीए ओवर डीआर, यही हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर त्रिज्या के सापेक्ष बताओ। तो बच्चों यहां पर हमें डीए ओवर डीआर लिखना है और यहां भी हमें आर के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन, देखो पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और यहां पर आर का अवकलन आर के सापेक्ष, ये पता है आर का अवकलन आर के सापेक्ष क्या होता है? 1 होता है। पाई अपना ज्यों कहते हो, ये तो अचर है। आर स्क्वायर का अवकलन क्या लिखना है? 2r। अब यहां पर ध्यान से देखो, ऐसा कहता है जब त्रिज्या हमारी दी गई है आर बराबर हमें देखो दिया गया है, कहता है r बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछ ली गई है। तो r बराबर यहां पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। जब r का मान 5 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछी गई है। तो डीए ओवर डीआर का मान जब r बराबर 5 है तो क्या करोगे? देखो 2 पाई अपना ज्यों कहते हो, r का मान 10, 5 लिख दें। r का मान 5 दिया गया है, यहां 5 लिख दें, तो 5 दूनी 10 पाई, ये हमारा आयत क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष में क्या लिखना है? 10 पाई लिखना है। अब देखो क्षेत्रफल का मात्रक आपको पता है वर्ग सेंटीमीटर होता है, और ये रेडियस है, रेडियस भी सेंटीमीटर में है, इसलिए आपको क्या लिखना है? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ये आंसर में लिखना है बच्चों, है ना। ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? एरिया का मात्रक है। ये r का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर लिखना है आपको। ठीक है, इसका मात्रक लिखना है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर दूसरे पर। कहता है घन का आयतन यहां दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से क्या कह रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और हमने क्या बताया था कि अगर ऐसा लिखता है कि उसका आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डीवी ओवर, देखो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? प्रति सेकंड, मतलब समय के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो ये धनात्मक है। बढ़ रहा है मतलब धनात्मक है, घट रहा है मतलब ऋणात्मक है, ऐसे समझो, है ना। तो ये हमारा उदाहरण है हमारा दूसरा। और इस दूसरे उदाहरण में ऐसा कहा गया है, ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है कि घन का आयतन, देखो हमें कुछ ऐसा दिया गया है, घन के आयतन में परिवर्तन दिया गया है, परिवर्तन की दर। इसको क्या लिखोगे? घन के आयतन में परिवर्तन की दर को क्या लिखोगे? डीवी ओवर किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। डीवी ओवर dt बराबर ये हमें दिया गया है कितना? आयतन में परिवर्तन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है?
वो आयतन में परिवर्तन हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर हमें दी गई है। ये देखो आयतन v है, तो v में परिवर्तन की दर मतलब समय के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, dv/dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। ठीक है, इसके बाद यहां पर ऐसा कहता है कि अगर आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तब उसकी कोर 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपसे कहा गया है। तो यहां पर लिख देते हैं, माना घन की कोर दी गई है, मान लेते हैं a है, तब आप बताओ कि dv ओवर, तब आप ये बताओ कि आयतन कितना होगा। तब आप लिखो घन का आयतन बराबर होता है a का क्यूब। अभी हमने आपको फॉर्मूला लगाया है कि घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है। अच्छा भाई, इसमें परिवर्तन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगी, dv/dt लिखोगी। टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन दिया गया है, dv/dt दिया गया है, तो इसको हम अगर t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें तो dv/dt बराबर कितना हो जाएगा, यहां लिखना है 3a²। अब a का अवकलन करोगे तो dA/dt लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं। देखो अगर हम a के रिस्पेक्ट में अवकलन करते होते तो 3a², a का अवकलन 1 हो जाता, लेकिन a के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि हम t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो 3 पहले आएगा, 3a² हो जाएगा और फिर a का अवकलन dA/dt लिखना है। ठीक है, अब देखो ये हमें dv/dt का मान 9 दिया गया है। ठीक है, 3a² इंटू में dA/dt, और यहां से देखो ध्यान से 3a² का इधर भाग हो जाएगा, तो कह सकते हैं dA/dt बराबर 9/3a²। 3 से इसको 3 बार कैंसिल कर लें। ठीक है, तो ये हमारा dA/dt का मान निकला है 3/a²। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यहां पर ये हमने निकाला है कि उसकी जो कोर है, कोर में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन की दर समय के रिस्पेक्ट में निकली है 3/a²। अब ध्यान से समझो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या चीज है, घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को s लिख दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन यहां पर निकालना है, समय के रिस्पेक्ट में ds/dt का मान ज्ञात करना है, तो यहां s का अवकलन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, अर्थात s में परिवर्तन t के रिस्पेक्ट में, s मानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां क्या लिखना है, 6a² का अवकलन 2a लिखना है, फिर a का अवकलन dA/dt लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये ds/dt का मान हमसे पूछा गया है, 6 दूनी 12 ये हमारा है। अब dA/dt का मान यहां देखो हमने पहले से निकाल लिया है, कितना लिखना है, 3/a²। 3/a², एक a से एक a तो कैंसिल कर सकते हो, 12 गुणा 3। अब a का मान प्रश्न में दिया गया है, ये कहता है कि जब a बराबर कितना हो, देखो ध्यान से समझो, जब a का मान प्रश्न में दिया गया है कि जब a बराबर, देखिएगा ध्यान से क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि जब कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, कोर मतलब a का मान दिया गया है, जब कोर की लंबाई कितनी हो, a का मान कितना हो, 10 सेंटीमीटर, तो अब आपसे पूछा गया है कि ds/dt का मान कितना होगा। तो आप लिखोगे 12 गुणे में 3 बटे में नीचे 10 लिख दो, 12 × 36, 36 में 10 का भाग करो तो 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां पर देखो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड जरूर लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और प्रति सेकंड, सेकंड का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन किया है, इसलिए प्रति सेकंड का मतलब यहां पर t के रिस्पेक्ट में इसमें परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा ds/dt का मान है, यही हमसे पूछा गया था कि क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये बताइए। परिवर्तन की दर है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो आपको लिखना है 3.6। क्लियर है बच्चों? चलो भाई
ये दूसरा आपका प्रश्न था। इसके बाद आते हैं तीसरे वाले प्रश्न पर। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कहता है कि और तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है, पत्थर किसी शांत जल में जब डालोगे तो उसमें तरंगें यूं ऐसे छल्ले के छल्ले आगे बढ़ते हैं, आपने भी देखे होंगे, बिल्कुल सही है। आगे लिखता है जब वृत्ताकार तरंगी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घेरा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जब त्रिज्या 10 थी तो कितनी तेजी से बढ़ रहा था, वो क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा था जब उसकी त्रिज्या 10 थी, ऐसा प्रश्न कहता है। जब उसमें पत्थर डाला जा रहा है, देखो ध्यान से, तो वृत्ताकार तरंगें पानी में आगे की ओर बढ़ रही हैं, ऐसा प्रश्न कहता है। और कहता है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ये हमारा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, देखो तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो तरंगें बन रही हैं, तरंगों की त्रिज्या r है, वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या मान लेते हैं r है, a है, कुछ भी मान सकते हो। माना वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या बराबर r है, तो बताओ फिर वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार तरंगों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उस वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। भाई वृत्त का है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। इसमें क्षेत्रफल को अगर a लिख लिया जाए तो a बराबर लिख दें पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब उस क्षेत्रफल में परिवर्तन यहां पर हमें दिखाना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है। जब उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखो ये लिख देते हैं dA ओवर dt। dA ओवर dt बराबर यहां से निकालो तो ये देखो पाई लिखा है, r स्क्वायर का अवकलन 2r करें, फिर dr ओवर dt लिखें। आप मेरी बात ध्यान से समझो, है ना, r के रिस्पेक्ट में। तो अब यहां से आप ध्यान से देखो, यहां से हमें प्रश्न में दिया गया है कि वृत्ताकार तरंगों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से वो चल रही, मतलब उसमें त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। हमें ये दिया गया है, यहां पर लिख देते हैं दिया है त्रिज्या में परिवर्तन का मतलब क्या है, r में परिवर्तन t के रिस्पेक्ट में दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ये हमारा त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है, त्रिज्या में परिवर्तन कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से वो तरंगें की त्रिज्या बढ़ रही है। मतलब dr ओवर dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहां पर लिख दो तो ये हो जाएगा, देखो dA ओवर dt और बराबर में 2 पाई r, और इसके बाद में dr ओवर dt को क्या लिखेंगे, 4। अब यहां पर दिया गया है जब त्रिज्या बराबर कितनी हो, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बताओ कि dA ओवर dt का मान कितना होगा। मतलब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, तरंग का क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, देखो 4 दूनी 8 पाई और r का मान 10 लिखना है। तो इस तरीके से 10 8 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से ये उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, सॉरी उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं, ये है इसका आंसर। क्लियर है इतनी बात, चलो नोट करो जल्दी से। अब हम लोग उदाहरण नंबर 4 पर आते हैं। देखो चौथा उदाहरण क्या कहता है, कहता है किसी आयत की लंबाइयां x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। क्या कहता है, आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई को x कहा है, प्रश्न में कहा गया है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, बिल्कुल ठीक है। और कहता है चौड़ाई y है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। यदि x 10 है y 6 है, तब
आयत के परिमाप और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछी गई है। देखो ध्यान से, सिंपल है बिल्कुल। आयत का परिमाप कितना होता है ये भी हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है ये भी हमें पता है ना। हालांकि अभी हमने ये बात लिखा ही नहीं है, लेकिन आपको पता है मेरे ख्याल से आयत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप का मतलब क्या होता है, सब भुजाओं को जोड़ दें तो दो लंबाइयां होती हैं, दो चौड़ाइयां होती हैं, दो कॉमन ले ले, दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप होता है। तो यहां पर देखो लंबाई को इसने कह दिया है x है। देखो ध्यान से, इसमें कहा गया है कि आयत की लंबाई को इन्होंने x कहा है और उसमें परिवर्तन कहा है, मतलब dx। देखो परिवर्तन कहा है प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट, मिनट का मतलब समय ही होता है, बिल्कुल सही है। समय के रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन क्या हो रहा है, बल्कि घट रही है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। घटने का मतलब माइनस, घटने का मतलब क्या बताया था, माइनस, और बढ़ने का मतलब क्या बताया था, प्लस लिखना है। तो लंबाई अर्थात dx ओवर dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, इसका मतलब dx ओवर dt बराबर ऋण 3 है। तथा देखो चौड़ाई बढ़ रही है, तथा चौड़ाई है वो कितनी है, 22 है। अगर चौड़ाई 22 है तो फिर dy ओवर dt बराबर क्या दिया गया है, देखो चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब प्लस में लिखना है, dy ओवर dt बराबर 2 लिखना है, ये प्लस में है ना। चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, लंबाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है मतलब माइनस, और बढ़ रही है मतलब प्लस, ठीक है। इसके बाद यहां पर और कुछ बातें दी गई हैं। परिमाप आपसे पूछा गया है कि परिमाप बताओ कि किस दर से परिवर्तन की दर, परिमाप में परिवर्तन की दर पूछी गई है। बताओ भैया परिमाप होता क्या है, पहले लिख लेते हैं। परिमाप बराबर, देखो परिमाप को अगर p से डिनोट कर लें तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर उसमें परिवर्तन निकालना है तो dp ओवर dt निकालो, dp ओवर dt, है ना। परिमाप में परिवर्तन की दर, तो 2 अपना कांस्टेंट है, यहां पर लिख देते हैं dx ओवर dt, x में का परिवर्तन t के सापेक्ष प्लस y में परिवर्तन d के सापेक्ष dy ओवर dt, ठीक है। अवकलन कर दिया दोनों पक्षों में t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से देखिए dp ओवर dt और बराबर में 2 dx ओवर dt, प्रश्न में -3 दिया गया है, प्लस dy ओवर dt का मान देखो यहां पर दिया गया है 2, और इस तरीके से आप देखो -1 और -1 2 से गुणा करोगे -2। तो यहां पर उसका जो परिमाप है वो वास्तव में प्रति मिनट घट रहा है। ध्यान से देखो, ये क्या माइनस में आया, इसका मतलब क्या है, घट रहा है। परिमाप आपको लिखना है, ये आपका परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। माइनस का मतलब ये है, अतः यहां लिख सकते हो, अतः परिमाप, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट घट रहा है, ठीक है बात कि नहीं। अब देखो क्षेत्रफल की बात बताओ, तो बच्चों ये भी पता है, क्षेत्रफल को अगर ए से लिख दें तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x गुणे y हो जाएगा। तो यहां पर देखो अब इसमें भी परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, मतलब dA ओवर dt बराबर, यहां पर इसका अवकलन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां पर देखो गुणनफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, ठीक है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहां पर देखो y का अवकलन t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dy ओवर dt, प्लस सेकंड फलन अब ज्यों का त्यों लिखो, फर्स्ट का अवकलन dx ओवर dt, t के रिस्पेक्ट में देखो हमने अवकलन कर लिया है। ये हमें देखो आयतन, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मिल गई, समझो। x का मान y का मान प्रश्न में दिया गया है, देखो दिया गया है जब x का मान कितना हो, देखो x का मान का है 10 हो, y का मान 6 हो, x बराबर 10 y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब हम यहां पर परिवर्तन की दर dA ओवर dt बराबर x की जगह 10 लिख लें, dy ओवर dt क्या लिखोगे 2, प्लस y को हम 6 लिखेंगे, dx ओवर dt यहां पर लिखेंगे -3, बिल्कुल ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, 10 दूनी 20 और 6 18, माइनस में 18 और 20 में से 18 घटाओगे तो 2,
यहाँ पर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से देखो बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, जबकि उसका परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्लियर है बच्चों? ये देखो प्लस में आया है, प्लस का मतलब बढ़ रहा है, माइनस में आता तो इसका मतलब ये क्या है? घट रहा है। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई ये भी क्लियर हो गया, तो और आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट लिखना है ना। क्या है ये? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल प्रति मिनट है ना, क्षेत्रफल प्रति मिनट। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति मिनट की दर से ये आपका प्लस में आया, इसका मतलब बढ़ रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 5वें प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न देखो ध्यान से, करते हैं भाई रफ। 5वां प्रश्न देखो, थोड़ा सा 5वां और 6वां कुछ सिमिलर जैसा है, ध्यान से समझो। तो यहां पर देखो उदाहरण नंबर 5वां, ऐसा किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपयों में ऐसा दिया है। कुल लागत के लिए ये हमारा एक फलन बना दिया गया है। उदाहरण नंबर हमारा है ये 5वां, और इसमें कुल लागत का जो फलन है वो इस तरीके से लिखा है, CX बराबर ये लिखा हुआ है 0.005x क्यूब, और इसके बाद माइनस में लिखा है 0.02x स्क्वायर, प्लस में लिखा है 30x, प्लस में लिखा है 5000। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक लागत का फलन बना दिया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि हमें ये बताओ कि इसकी सीमांत लागत कितनी है। क्या पूछी गई है? सीमांत लागत कितनी है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमें ज्ञात करनी है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट तब ज्ञात करनी है जब 3 इकाई उत्पादित हुई हो, मतलब 3 इकाइयों का उत्पादन हुआ हो, तो उस समय मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, जबकि ये लागत कॉस्ट का समीकरण हमें फलन के रूप में दिया गया है। ठीक है, सीमांत लागत का मतलब यहां पर दिया गया है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर है। मतलब प्रति इकाई उसमें कितनी लागत आई है ये आपको बताना है। प्रति इकाई लागत हमें ज्ञात करनी है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है। तो बच्चों यहां पर अगर हमें सीधा सीधा मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करनी है, तो आपको ये सीधा सीधा इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। CX का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सीधा कर देना है। देखो मार्जिनल कॉस्ट इसकी मिल जाएगी d/dx, और ये CX का मान है 0.005x का क्यूब, माइनस लिख दें यहाँ पर 0.02x स्क्वायर, प्लस में यहाँ लिखेंगे 30x और प्लस में 5000। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो 0.005 ये कांस्टेंट है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको पता है 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर 0.02 और x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, प्लस 30x का अवकलन 1 और ये हमारा अचर का अवकलन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 या 15 आप यहां पर लिखो 0.015 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 0.04x और प्लस में ये 30। ठीक है, अब आप यहां पर ये x का मान दिया गया, जब 3 इकाइयां उत्पादित हुई हों, जब x का मान 3 है तब इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, तो आपको लिखना है x बराबर 3 पर मार्जिनल कॉस्ट हमें ज्ञात करनी है। x बराबर 3 पर MC बराबर यहां पर लिखना है आपको 0.015 इंटू एक्स का मान 3 लिखो, 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू एक्स का मान 3 लिखो, प्लस में 300 प्लस में 30। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी यहां पर निकलेगी 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये हमारे पास 0.0 और 4 और 3 का गुणा 4 तिया 12 प्लस में 30। ठीक है, और ये 15 135 होता है 0.135। ठीक है, 0.135 माइनस में 0.012 प्लस में 30। तो 30 के साथ इसको जोड़ोगे 30 दशमलव ये हो जाएगा 135 और इसमें से घटाना है 0.012। तो घटा के बता देते हैं, देखो 5 में से 2 घटाओगे 3,
3 में से 1 घटाओगे 2, 1 में से 1 ही बचेगा और ये दशमलव, इसको हम 30 दशमलव, ये हमारी इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकल के आई है। मार्जिनल कॉस्ट बराबर 30.015 लगभग इतने रुपए। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? इतने रुपया, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, प्रति इकाई कह सकते हैं, प्रति इकाई मार्जिनल कॉस्ट है ये आपकी। जब 3 इकाइयों पर है तो आपको ये लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलो भाई, इसी टाइप से आपका छठवां प्रश्न है, इसी टाइप का है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहां पर थोड़ी उल्टी बात कर दी गई है, ध्यान से समझो। यहां पर रेवेन्यू दी गई है, रेवेन्यू के लिए हमें एक फलन के रूप में दे दिया गया है कि भैया कुल आय है ना, कहता है किसी उत्पादन के x इकाइयों के विक्रय से कुल आय रुपयों में Rx बराबर ये इस तरीके से दिया गया है, और x बराबर 5 इकाइयां हों, x का मान कितना हो? 5 हो, तो सीमांत आय ज्ञात करिए। उस समय हमारी सीमांत आय क्या है ये आपसे पूछा गया। सीमांत आय का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू पूछी गई है जब x बराबर 5 इकाई हो, तब x बराबर 5 इकाइयों का उत्पादन हो तो उस समय मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ये हमारा उदाहरण नंबर है छठवां। देखो ये हमारा Rx बराबर दिया गया है, Rx बराबर है 3x स्क्वायर प्लस में यहां पर है 36x, ठीक है, 36x और प्लस में 5, इस तरीके से ये Rx दिया गया है। और x बराबर 5, जब x बराबर कितना हो? 5, जब x का मान 5 हो तो आपसे पूछा गया है कि MR कितना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधा सीधा यहां भी देखो ऐसे ही करना है। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या लिखेंगे? d/dx Rx। Rx का हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें तो ये हमें देखो 3x स्क्वायर इस तरीके से लिखना है। देखो d/dx लिखना है 3x स्क्वायर प्लस में लिखो 36x प्लस 5, और ध्यान से देखा जाए बच्चों यहाँ अवकलन तीनों का अलग अलग कर देना होता है। इसका अलग अवकलन, इसका अलग अवकलन, इसका अलग अवकलन। यहाँ लिखेंगे 3 दूनी 6x प्लस यहाँ लिखेंगे 36x का अवकलन 1 और प्लस ये 5 का अवकलन 0 लिखना है। अब x बराबर 5 यहाँ रख दें तो x बराबर 5 पर मार्जिनल रेवेन्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 6 गुणा 5 प्लस 36, ठीक है, 6 पंचे 30 प्लस 36, 30 और 36 का योग करोगे तो हमें यहाँ पर 6 3 3 6 66 रुपए प्रति इकाई, ठीक है, 66 रुपए प्रति इकाई आपका ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है कि नहीं? किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम सब कुछ क्लियर करते रहो। प्रति इकाई लागत कितनी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है? 66 रुपया। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए आज यहाँ पर इतना ही करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 है, उसके अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।